तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 3 अलग अलग पद्धतियां प्रस्तावित की गई, और इन तीनों पद्धतियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है IUPAC सिस्टम। तो हम इन तीनों पद्धतियों को अच्छी तरह से समझते हैं, और उनमें से सबसे पहली है साधारण नाम पद्धति, रूढ़ पद्धति या कॉमन और ट्राइबल सिस्टम। तो देखो बच्चों, ये जो पद्धति है ये सबसे पहली पद्धति है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है उनके स्रोत, मतलब वो कहाँ से मिल रहे हैं, उनमें क्या गुण हैं, इस तरह से इसके आधार पर किया गया है। समझ गए ना, मतलब ये सबसे पहले पद्धति आई, इसमें जो कार्बनिक यौगिक थे उनका जो नामकरण किया गया उनके स्रोत के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, कुछ स्ट्रक्चर के बेस पर भी किए गए हैं। तो इस तरह से ये नामकरण किया गया। जैसे एस्टिक एसिड, एसिटम में मिला था, वेनेगर में, सिरका में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एस्टिक एसिड, CH3COOH। ऐसे फॉर्मिक एसिड, ये नाम कहाँ से आया, फॉर्मिकस से। फॉर्मिकस मतलब रेड एंट, लाल चींटियां। तो लाल चींटियों में ये एसिड मिलता है, HCOOH। तो ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिकस से मिला। ऐसे यूरिया, यूरिया किस में होती है बच्चों, यूरिन में, मूत्र में। तो यूरिया को यूरिन से मिला, मतलब लिया गया, निकाला गया, और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम यूरिया इसलिए रख दिया गया। और ये सूत्र है NH2CONH2। ऐसे ग्लूकोज, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मतलब मीठा। तो ग्लूकोज मिठास होती है, और इस तरह से, तो इस तरह C6H12 जो था इसका नाम रख दिया गया क्या, ग्लूकोज। तो ऐसे तो बहुत सारे यौगिक हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब उनके गुणों के आधार पर, उनके स्रोत के आधार पर लिए गए, और आज भी हम इनका यूज करते हैं। एस्टिक एसिड ही लैब में हम पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड भी लेते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ये सब नाम जो है साधारण पद्धति से आए हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो पद्धति है वो है व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम। तो इस पद्धति में क्या किया गया है कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक पैतृक लिया गया है, मतलब हर एक जो फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है ना, मतलब है कि हर एक श्रेणी का अपना एक पैतृक ले लिया गया, सजातीय श्रेणी का, और बाकी सदस्यों को इसी पैतृक यौगिक का क्या मान लिया गया है, व्युत्पन्न। ये लिखा है कि इसमें प्रत्येक सजातीय श्रेणी का पेरेंट लिया गया है, पैतृक लिया गया है, और श्रेणी के अन्य सदस्यों या यौगिकों को इसका व्युत्पन्न माना गया। अब देखो, पहले मैं श्रेणी बता दूं उनका पैतृक। जैसे श्रेणी है एल्केन, तो पैतृक इनका है मीथेन, मतलब सारे एल्केन मीथेन के व्युत्पन्न माने गए। अब जैसे हमें उदाहरण में CH3 है, तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल मीथेन। मान लो 2 CH3 दोनों तरफ जुड़े हैं, प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब प्रोपेन है, तो हम उसे लिखेंगे डाइमिथाइल मीथेन। तो इस तरह से मीथेन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप से किया गया, तो उन एल्काइल ग्रुप को लिख के और फिर क्या लिख देते हैं, मीथेन। ऐसे एल्कीन में चले जाए तो इथाइलिन लिया गया है पैतृक, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके मतलब एथिलीन के हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप द्वारा, इथाइल ग्रुप द्वारा जिनसे भी सब्स्टिट्यूट किया गया, तो उन ग्रुप का नाम लिख के फिर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, इथाइलिन। जैसे ये हो जाएगा, जैसे ये है प्रोपीन, तो प्रोपीन का नाम पड़ गया मिथाइल इथाइलिन, है ना। ऐसे एल्कोहल में चले जाएं तो एल्कोहल में है कार्बिनॉल, CH3OH। मतलब जितने भी एल्कोहल हैं वो मिथाइल एल्कोहल के व्युत्पन्न माने गए हैं। जैसे हम कहें कि ये है हमारे पास इथाइल एल्कोहल, तो हम लिखेंगे इसे मिथाइल कार्बिनॉल। ऐसे एस्टिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएं
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पैतृक लिया गया है यौगिक वो है एस्टिक एसिड। तो इस एस्टिक एसिड के मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा के और अगर कोई ग्रुप लगाया गया है एल्काइल ग्रुप, तो वो एल्काइल ग्रुप लिख के उसका नाम और हम लिख देंगे एस्टिक एसिड। जैसे ये है प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथाइल एस्टिक एसिड। ऐसे एल्काइन में जो है एसिटाइलिन इथाइन को लिया गया है। अगर हम ऐसे 5वें नंबर में अगर हम इसको कहें कि एल्काइन में क्या है, तो एल्काइन में जो है वो है एसिटाइलिन, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे हम यहां लिखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल एसिटाइलिन। तो इस तरह से जितने भी ऐसी फंक्शनल जो कंपाउंड की जो सजातीय श्रेणियां हैं, क्रियात्मक यौगिकों की जो सजातीय श्रेणियां हैं, उनमें इस तरह से एक पैतृक लिया गया जो सबसे इनिशियल C1 कार्बन से, और इस तरह से और उनके हाइड्रोजन के व्युत्पन्न मान लिए गए हैं उस श्रेणी के अन्य सदस्य। ठीक है। अब आता है कि प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन। अब आप आता है कि अगर मान लो किसी भी यौगिक में एक से ज्यादा प्रकार के कार्बन है, ठीक है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री, 1 डिग्री या 4 डिग्री, तो किससे प्रायोरिटी देंगे? तो ये है 4 डिग्री को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब यहां देखो ये वाला कार्बन है ना, ये दिख रहे हैं आप 3 डिग्री है, तो हम इस 3 डिग्री कार्बन को ही पेरेंट मानेंगे कार्बन। तो हम लिखेंगे ट्राइमिथाइल मीथेन। समझ गए ना कि इस कार्बन के डेरिवेटिव माने जाएंगे। ठीक इसी तरह से यहां पर चले जाएं तो ये वाला कार्बन, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो है 4 डिग्री कार्बन है, ये तो 3 डिग्री था, और ये क्या है बच्चों 4 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेट्रामिथाइल मीथेन। ऐसे यहां चले जाएं तो ये कार्बन जो है पेरेंट कार्बन होगा और लिखा जाएगा ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। ऐसे यहां पर ये है पेरेंट कार्बन, तो इसे लिखा जाएगा ट्राइमिथाइल एस्टिक एसिड। तो इस तरह से ये है व्युत्पन्न पद्धति जिसमें हर एक सजातीय श्रेणी के या एक जो फंक्शनल ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल कंपाउंड्स के जो ग्रुप्स हैं, उनमें किसी एक को उसका पेरेंट मान के बाकी को डेरिवेटिव मान लिया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो डिटेल में पढ़ना है बच्चों, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल कंपाउंड्स की हो चाहे हाइड्रोकार्बन्स हो, उन सब में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अच्छी तरह से समझना है। ओके, तो देखो बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी भी कार्बनिक यौगिक के अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें 3 शब्दांश यूज होंगे, 3 जो है वर्ड प्रयुक्त होते हैं। इनमें से एक कहलाता है पूर्व लग्न प्रीफिक्स, एक कहलाता है शब्दमूल वर्ड रूट, और एक कहलाता है अनुलग्न सफिक्स। समझ गए ना कि अगर हम एक कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो हमें इन 3 की जरूरत होगी। कौन कौन से? पूर्व लग्न, शब्दमूल और अनुलग्न। अब देखो, पूर्व लग्न जरूरी नहीं है कि हर एक में यूज हो, लेकिन शब्दमूल और अनुलग्न तो आएगा ही। मतलब पूर्व लग्न तो तभी प्रयुक्त होते हैं जब कोई पार्श्व श्रृंखला बची हो। अगर नहीं है पार्श्व श्रृंखला, प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये 2 शब्द, मतलब ये जो है एक शब्दमूल और एक अनुलग्न, ये तो हर एक कार्बनिक यौगिक के नामकरण में आएगा। तो पहले हम इन तीनों को परिभाषित कर लें कि ये हैं क्या और हमें इन्हें कैसे लिखना है। देखो, पहले तो मैंने एक IUPAC नेम लिखा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि ये है CH3CH और एक CH3COOH, है ना। तो यहां पर ये जो CH3 है ये है पार्श्व श्रृंखला। ये क्या है बच्चों? पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी। ठीक है, तो ये प्रयुक्त होगा पूर्व लग्न में। किसमें? पूर्व लग्न में। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, यहां से नंबरिंग कर दी है 1, 2 और ये 3। तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल, और टोटल जो कार्बन दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, यहां गलत लिखा है, इसमें अगर आप कार्बन देखें तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा प्रोप, ठीक है, और फिर ये चूंकि सैचुरेट है तो N और ओइक एसिड,
तो यहां पर ये जो प्रॉप है ये क्या है बच्चों, वर्ड रूट शब्द मूल, और यहां से लेके यहां तक का ये है क्या बच्चों, सफिक्स। समझ गए ना। तो इस तरह से ये सफिक्स होते क्या है, वर्ड रूट होता क्या है, इन सबको हम एक एक करके डिफाइन कर लें। तो फिर इस तरह से आपने देखा पूरा एक IUPAC नेम लिखा गया, तो ये इस तरह से तीनों वर्ड का यूज मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक एक करके समझते हैं। पहला होता है शब्द मूल, वर्ड रूट। ये वो शब्दांश है, ठीक है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब पैतृक श्रृंखला जो है में कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। मतलब जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नेम लिखेंगे तो उस यौगिक में हमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनाव करनी होगी जिसे हम पैतृक श्रृंखला पेरेंट चेन मानेंगे। तो उस पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं उनको व्यक्त करने वाला जो वर्ड है वो है शब्द मूल, वर्ड रूट। जैसे एक कार्बन की पैतृक श्रृंखला है तो मैथ यूज होगा, 2 है तो एथ यूज होगा, 3 है तो प्रॉप यूज होगा, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैग्स, 7 है तो हैप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डे। ऐसे 11 में अनडे, डोडे, ट्राइडे, इस तरह से चलता है। लेकिन हमें यहां तक की ही ज्यादातर जरूरत होगी, सी टैग, इससे आगे हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से तो बात समझ गए कि शब्द मूल मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताएगा। ओके, अब हम आते हैं, अगला है अनुलग्न। अब देखो बच्चों, अनुलग्न और पूर्व लग्न ये पैतृक जो ये शब्द मूल है इसके दोनों तरफ जोड़ते हैं। अनुलग्न जो है शब्द मूल के आगे जुड़ेगा, सॉरी मतलब अगर हम शब्द मूल को देखें तो राइट में अनुलग्न और लेफ्ट में जाता है पूर्व लग्न। तो ये पहले तो परिभाषित कर दें कि सफिक्स होता क्या है। तो ये है पैतृक श्रृंखला की प्रकृति तथा क्रियात्मक समूह की उपस्थिति को व्यक्त करता है। मतलब ये वो शब्दांश है, एक ऐसा वर्ड है जो ये बताएगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, संतृप्त है या असंतृप्त है, और इसके अलावा अगर उस यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह कौन सा है उसको व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैतृक श्रृंखला की प्रकृति और क्रियात्मक समूह की उपस्थिति को व्यक्त करता है। अब इस जो अनुलग्न है इन्हें 2 भाग में बांट दिया गया। एक तो होते हैं प्राथमिक, प्राइमरी सफिक्स, और एक होंगे सेकेंडरी। तो देखो ये है प्राइमरी सफिक्स, ये कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को व्यक्त करते हैं। मतलब श्रृंखला जो मुख्य श्रृंखला है, मतलब ये कार्बन श्रृंखला, मतलब हमें यहां पर ये लिखना है कि ये पैतृक, ठीक है, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को व्यक्त करता है। अगर पूरी पैतृक श्रृंखला में, ठीक है, केवल सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए अनुलग्न यूज होगा ANEN। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इस तरह से ये अनुलग्न यूज होंगे जब हमें कार्बन श्रृंखला में देखना है कि अगर वो पूरी सैचुरेट है, संतृप्त है, तब सिंगल बॉन्ड लगेगी। मतलब एकल बॉन्ड है तो उसमें ANE, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब देखो यहां पर इस अनुलग्न को, इन अनुलग्न को वर्ड रूट से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये जुड़ेगा राइट हैंड साइड में वर्ड रूट के। इन आइन अनुलग्न को वर्ड रूट से लोअर लोकेंट, छोटा पूर्व लग्न के साथ लिखा जाता है। मतलब ये है कि देखो एन है, सैचुरेट है, तो हमें कोई भी लोकेंट, कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वर्ड रूट में ANE जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन और आइन आ जाते हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें वर्ड रूट से सब लोअर लोकेंट को जोड़ना होगा। मतलब ये है, लोअर लोकेंट का मतलब है कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आएगा, तो जो नंबर पहले छोटा नंबर जो आएगा वो लोअर लोकेंट कहलाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखना है। यदि इन और आइन एक से अधिक बार आते हैं तो एक एक्स्ट्रा ए को वर्ड रूट में जोड़ देते हैं।
बात समझ गए? जैसे डाइईन 2 बार आ जाए, ट्राइईन 2 बार आ जाए, सॉरी डाइआइन 2 बार इस तरह आ रहा है, तो हमें वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए को जोड़ देना है, वरना ऐसा नहीं करना। एक बार ही ना है, एक बार आना है, तो केवल लोअर लोकेंट लिख के वर्ड रूट और इसके बीच में प्राइमरी सफिक्स के बीच में हमें लोअर लोकेंट को लिख देना है। जैसे देखो, ये है 3 कार्बन का सैचुरेट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, तो हमने इसका वर्ड रूट लिखा क्या? प्रोप, ठीक है, PROP प्रोप, और फिर ये सैचुरेट था तो मैंने जोड़ दिया ANE, तो नेम हो गया प्रोपेन। इसमें हमें एल्केन में वर्ड रूट जो है उसमें और प्राइमरी जो सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्न, उसके बीच में कोई वर्ड लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड में हमें पोजीशन बतानी होगी कि डबल बॉन्ड कहां पे है, क्योंकि इनकी पोजीशन बदल सकती है, एक से ज्यादा आइसोमर बन सकते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें कितने कार्बन लिख रहे हैं? 4, इसका वर्ड रूट हो गया ब्यूट। फिर नंबरिंग कर दी, मान लो 1 2 3 4। अभी हम नंबरिंग के रूल्स पढ़ेंगे, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें जो लोअर लोकेंट है बच्चों वो हो गया 2, तो लिखिए ब्यूट 2ईन, ये इसका IUPAC नेम हो गया ना। ऐसे इसमें जाओ, अब इसमें देखो 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से कोई भी डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो चूंकि ये दोनों तरफ से आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस में है, इसलिए हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने यहां से कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। इसका वर्ड रूट हो गया हेक्स। अब चूंकि 2 बार डाइईन आया है, डाइईन, इसीलिए एक्स्ट्रा ए मैंने यहां पर हेक्स में जोड़ दिया, तो हो गया हेक्सा। फिर कहां कहां है डबल बॉन्ड? लोअर लोकेंट ले लो, देखो 2 और 3 में है, 4 और 5 में, तो हम यहाँ लोअर लोकेंट लेंगे, तो 2 और 4, तो 2 4 डाइईन, तो इस तरह से इसका नाम हो गया। इसी तरह इसमें चले जाए। अब इसमें देखो आप 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, 1 बार डबल बॉन्ड है। ये रूल आएगा बच्चों कि जब दोनों बॉन्ड हो तो पहले ई लिखेंगे फिर आई, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, क्योंकि डाई आ रहा है इसलिए एक्स्ट्रा ए लगा दिया है। 3ईन, 3 पोजीशन में आप देख रहे हैं, ईन है 1 2 3, और 1 5 डाई आई, तो इस तरह से इसका नाम हो गया हेक्सा 3ईन 1 5 डाई आई। अब इसमें आ जाए, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बार डबल बॉन्ड और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस रख रहा है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो मैंने लिखा हेक्स और एक्स्ट्रा ए लगा दिया, क्योंकि 2 बार डाइईन आ रहा है, तो हेक्स 1 3 डाई और फिर ईन और 5 आइन। अब देखो यहां पर मैंने ई नहीं हटाया, ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि डाई आइन अपने आप में एक पूरा नाम माना जाएगा जो कि कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, डी से, इसीलिए यहां से ई नहीं हटेगा। लेकिन अगर अकेला प्योर आप जोड़ रहे हैं आइन एक बार ही, तो इसका ई हट जाएगा और ये हो गया 1 3 डाई ईन 5 आइन, ठीक है। मतलब है लास्ट का अगर सफिक्स किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से, तो इस तरह ईन का ये जो ई है वो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए। आगे और भी सारे रूल लिख दिए मैंने। हाइड्रोकार्बन में जब हम नॉमेनक्लेचर तब वहां पे मैंने एक एक रूल लिखा है कि कब ई को ड्रॉप करना है, कब नहीं करना। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर होगी आपकी। तो यहां तक ये था हमारा प्राथमिक अनुलग्न। अब आता है द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो बच्चों, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम क्रियात्मक यौगिक लेते हैं, मतलब जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होता है, जैसे OH, NH2, COOH, इस तरह की। तो अगर क्रियात्मक यौगिक है तब हमें इसकी जरूरत होगी। और ध्यान रखें, द्वितीयक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न के साथ जुड़ता है राइट हैंड साइड में, और इस तरह से फिर वहां ये ध्यान रखना होता है कि जब हम द्वितीयक अनुलग्न को प्राथमिक अनुलग्न में जोड़ेंगे तो कब ई को ड्रॉप करना है और कब नहीं करना। तो देखो ये लिखा है कि यह क्रियात्मक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को व्यक्त करता है, इसको प्राथमिक अनुलग्न के साथ
उसकी उपस्थिति अंक सहित जोड़ते हैं। बात समझ गए कि जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किस कार्बन में है, उसका उस कार्बन का अंक लेते हैं, वो उसका लोकेंट नंबर है, उपस्थिति अंक। यदि अनुलग्न जो द्वितीयक अनुलग्न है वो AEIOU से प्रारंभ होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ई हटा देते हैं। बात समझ गए ना कि अगर कोई जैसे ओइक एसिड ओल एल्डिहाइड का ओन है ना, तो अगर इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो द्वितीयक अनुलग्न का नाम है वो इन, ठीक है, वॉवेल्स से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है अंग्रेजी के, तो आपको प्राथमिक अनुलग्न का ई हटा देते हैं। किंतु संपूर्ण अनुलग्न अगर व्यंजन से प्रारंभ होता है तो ई नहीं हटेगा। संपूर्ण जो अनुलग्न का मतलब है, मान लो किसी द्वितीयक अनुलग्न में डाई लग गया है, ट्राई लग गया है, तो ध्यान रखें पूरा नाम अनुलग्न का डाई या ट्राई से प्रारंभ माना जाएगा। जैसे डाई ओइक एसिड आ गया तो डी से माना जाएगा, ना कि ओइक से। मतलब है कि अगर द्वितीयक अनुलग्न के पहले कोई डाई ट्राई टेट्रा इस तरह का टर्म आ गया तो पूरा अनुलग्न बिल्कुल डाई ट्राई से स्टार्ट माना जाएगा, वो संपूर्ण नाम होगा। उसमें देखोगे कि कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आया है कि नहीं, व्यंजक, व्यंजन ही बोलते हैं इसको, इस तरह। अब जैसे इसमें चले जाए 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रॉप इसका वर्ड रूट हो गया। सैचुरेट है तो AN लगा दिया। यहां पर देख रहे हैं आप, ये है प्राथमिक अनुलग्न, ये हो गया यहां तक वर्ड रूट। अब यहां से लेके यहां तक ये लगा हुआ है सेकेंडरी सफिक्स, तो मैंने यहां ANE का ई हटा के ओइक लगा दिया। क्यों? क्योंकि ओइक ओ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से अनुलग्न स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हट गया। अब यहां लिखे CH3 CH2 CN, तो अब देखो यहां पर प्रोप वर्ड रूट ANE पूरा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सेकेंडरी जो सफिक्स है, ठीक है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? व्यंजक से, एन से, ठीक है, और इसलिए ई ड्रॉप नहीं हुआ तो हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहां आ जाए तो यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर ये सैचुरेट चेन है तो मैंने लगा दिया ANE। अब ई ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा बच्चों? क्योंकि ये पूरा नाम एक ही है, ये पूरा का पूरा सेकेंडरी क्या माना जाएगा? सफिक्स, और इसमें जो नाम की प्रारंभ मानी जाएगी वो डी से मानी जाएगी, इसलिए ई नहीं हटाएगा तो हो गया ब्यूटेन 3 सॉरी, यहां पर आ जाएगा ब्यूटेन और ये हो जाएगा 2,3 डाइओल, इस तरह से। तो बात क्लियर है अच्छी तरह से। एक चीज और बता दूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखता है, जैसे COOH COOR साइनाइड, ठीक है, मतलब इनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से प्रारंभ होता है, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड है, साइनाइड है, तो अगर ये है फंक्शनल कंपाउंड में तो इनका एक बार है अगर, ठीक है, तो इनका लोकेंट नंबर उपस्थिति अंक देने की जरूरत नहीं है। मतलब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में कोई नंबर नहीं लिखेंगे, कोई लोकेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा कुछ 1 नहीं लिखा। लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है ना, NH2 है, इस तरह के ग्रुप हैं, कीटो ग्रुप है, तो इनका अंक देना जरूरी होता है और उसे लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच, ठीक है। अब आता है कि यदि सरात्मक क्रियात्मक समूह, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने अभी आपको बताया, कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, COOH CONH2 COOR CHO CN COX, अगर ये 2 से ज्यादा बार हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब यही सेम जैसे 3 बार COOH है, 3 बार CONH2 है, तो इनके लिए अलग से कुछ जो है अनुलग्न प्रयुक्त किए गए हैं, और ये अनुलग्न है इस तरह से। और ध्यान रखें कि जब ये 3 बार होते हैं, ये 4 बार होते हैं और एक ही कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, तो केवल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होगी उसी को पेरेंट चेन मानेंगे, हम इनके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। एक चीज और बताइए है
कि जब ये ग्रुप आपको 3 बार 4 बार एक ही कार्बन चेन से जुड़ी डायरेक्ट दिख रहे हो, डायरेक्ट जुड़े, मतलब इनका कार्बन पैतृक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है और ये 3 बार है या 4 बार है, तो इनके कार्बन को आप मुख्य श्रृंखला निर्धारण में नहीं चुनोगे, केवल हाइड्रोकार्बन चेन जो दिख रही है आप उसी के कार्बन को क्या है आप सिलेक्ट करोगे पैतृक श्रृंखला के लिए। और इनके जो अनुलग्न लिख दिए जाएंगे बाद में, ये यूज होते हैं COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR है तो कार्बोक्सिलेट, CONH2 है तो कार्बोक्सामाइड, CHO है तो कार्बल्डिहाइड, COX है तो कार्बोनाइल हैलाइड और CN है तो कार्बोनाइट्राइड। अब देखो यहां पर 2 है, तो हम जब एक फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अभी आपने देखा एक फंक्शनल ग्रुप था, है ना, तो आपने लिख दिया एथेनोइक एसिड, ठीक है, इसमें आपने पोजीशन नहीं दी। अब ये चले जाए 2 है, तो एक से स्टार्ट होगा और दूसरे में एंड आएगा, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन सैचुरेट है तो ब्यूटेन और 1,4 डायोइक एसिड, क्योंकि ये पूरा सेकेंडरी सफिक्स का नेम माना जाएगा, तो ई ड्रॉप नहीं हुआ, तो 1,4, क्योंकि 1 और 4 में COOH दिख रहा है। लेकिन अब यहां आ जाए तो आप देख रहे हैं कि 3 COOH एक ही कार्बन चेन से जुड़े हैं डायरेक्ट, तो ये पैतृक श्रृंखला होगी। क्या होगी बच्चों? पैतृक श्रृंखला। हम इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो नेम होगा प्रोपेन, पूरा सैचुरेट है, क्यों? क्योंकि ये पूरा सेकेंडरी सफिक्स का नेम होगा। तो हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और आगे हम फंक्शनल कंपाउंड जब डिटेल में लेंगे तो हम इसको दोबारा वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको सेकेंडरी सफिक्स कौन सा किस समय यूज करना है। हमेशा सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स से जोड़ेंगे, प्राइमरी सफिक्स को वर्ड रूट से जोड़ेंगे, और ये दोनों चीज वर्ड रूट के राइट साइड में लिखी जाती है। ओके, अब हम आ जाते हैं पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। तो क्या होता है बच्चों की, जैसे आपने एक पैतृक श्रृंखला सिलेक्ट कर ली है ना, अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको भी सिलेक्ट कर लिया, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसके बाद अगर पार्श्व श्रृंखलाएं बच जाती हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप बच गए, कोई क्रियात्मक समूह बच गया, तो उसके नाम के लिए पूर्व लग्न यूज होता है। ये हमेशा वर्ड रूट के आगे मींस लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, इसीलिए पूर्व लग्न लिखा गया, पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स। ठीक है, कुछ एल्काइल समूह के जैसे प्राथमिक पूर्व लग्न होते हैं, एल्काइल समूह आते हैं, जैसे कि मेथाइल है, 2 कार्बन का इथाइल है, 3 है तो एन प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल है, ये विनाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप है, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये है नियोपेंटाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये एल्काइल ग्रुप या कार्बन श्रृंखलाएं हैं जिनके इस तरह से नाम दिए गए हैं, और ये पूर्व लग्न के नाम में ये प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखें कि जब हम अल्फाबेटिकल निर्धारण करेंगे तो नॉर्मल इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल अगर ग्रुप आते हैं, आइसोप्रोपाइल, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर, ये वर्णमाला क्रम के निर्धारण में आएगा। विनाइल का V, एलाइल का A, है ना, आइसोप्रोपाइल का I, आइसोब्यूटाइल का I, ऐसे नियोपेंटाइल का N, इस तरह से कंसीडर होगा। लेकिन ध्यान रखें, टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर इस तरह के ग्रुप आए हैं तो इनमें T सेकेंडरी या टर्सरी यूज नहीं होगा अल्फाबेटिकल के निर्धारण में, केवल निर्धारित होगा इनके एल्काइल ग्रुप के नेम से। मतलब टर्सरी ब्यूटाइल का अल्फाबेटिकल B से माना जाएगा, ना कि T से। ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो हम उसको सेकेंडरी से नहीं लेंगे बल्कि ब्यूटाइल से लेंगे। बाकी नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल, आइसोब्यूटाइल, ये जरूर अल्फाबेटिकली निर्धारण में किए जाएंगे। और यही लिख दिया मैंने, अल्फाबेटिकल निर्धारण में आइसो नियो लिया जाता है, जबकि टर्सरी सेकेंडरी को नहीं लिया जाएगा। और एक होते हैं द्वितीयक अनुलग्न बच्चों, ये यूज होते हैं ज्यादातर बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, तो उनमें ये जो बाईसाइक्लो या स्पाइरो लिखा जाता है, ये कहलाते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न। ये हम देखेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, अब मैं कुछ जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी वरीयता श्रेणी और उनके प्रीफिक्स, उनके सफिक्स क्या यूज होते हैं वो लिखे हैं।
वरीयता श्रेणी बच्चों ये तब यूज होती है जब मान लो आप कोई क्रियात्मक यौगिक ले रहे हैं और क्रियात्मक यौगिक में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देते हैं, तब आपको इस श्रेणी से सिलेक्ट करना होगा कि सबसे बड़ा मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। तो वहां पर वरीयता देखनी होगी, जिसकी वरीयता उच्च होगी उसे सफिक्स में ले लेंगे उस फंक्शनल ग्रुप को, और बाकी बच गए जो फंक्शनल ग्रुप उन्हें हम प्रीफिक्स में ले लेंगे। मतलब जैसे COOH और OH दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम COOH को वरीयता देंगे, वो बड़ा ग्रुप माना जाएगा और उसका सफिक्स यूज हो जाएगा। बच जाएगा OH फंक्शनल ग्रुप, तो उसका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे बड़ा जो वरीयता सबसे ज्यादा मानी गई है वो है COOH, और इसे बोलेंगे कार्बोक्सी जब ये प्रीफिक्स में होगा, और सफिक्स में यूज होगा तो ओइक एसिड। मतलब है इसका जो सेकेंडरी जो द्वितीयक अनुलग्न है वो ओइक एसिड यूज होगा। SO3H सल्फो और सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इस तरह यूज होगा। फिर आता है COOR, तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये इतना एल्कोक्सी ग्रुप है, इतना कार्बोनाइल। तो इस तरह से एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और जब ये सफिक्स में आएगा तो O8 लगेगा, मतलब प्राइमरी जो अनुलग्न उसका ई हट के O8 लग जाएगा, है ना। ये जो R है बच्चों, ये आगे जो R लिखा है इसका कार्बन नहीं लेंगे, केवल C से स्टार्ट होके मुख्य श्रृंखला में चलेंगे। ये R को हमेशा जो पूर्व लग्न है उसके पहले लिख देंगे। जैसे मान लो लिखा है यहाँ CH3 COOCH3, तो हम ये CH3 जो बाद में आ रहा है, या C2H5 मान लो बाद में आ रहा है, तो हम इससे पहले लिख देंगे इथाइल, फिर लिखेंगे बर्ड रूट, फिर प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी अनुलग्न O8 लगा के लिख देंगे, तो हो जाएगा इथाइल एथिनोइट। अगर R की जगह में इथाइल ग्रुप रख दूं और यहां पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं COX, तो इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनाइल जब ये प्रीफिक्स में होगा, और जब सफिक्स में होगा तो होगा ऑयल हैलाइड। फिर आता है CONH2, ठीक है, कार्बोमाइल, और यहां पर होगा अमाइड। मतलब जब ये प्रीफिक्स में है तो कार्बोमाइल और वहां पर अमाइड। ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो यहां पर, और यहां नाइट्राइल NC आइसोसाइनो कार्बाइल अमाइन। CHO, तो देखो बच्चों CHO का कभी कभी कार्बन मुख्य श्रृंखला में भी सिलेक्ट हो जाता है। जब ये किसी कार्बन श्रृंखला के टर्मिनल में हो और कोई अल्काइल ग्रुप को ले रहे हो, या फिर हम इसका कार्बन चेन बराबर लेंथ की आ रही हो, तब उस समय CHO का कार्बन सिलेक्ट कर लिया जाता है, और उस समय इसका जो प्रीफिक्स होगा वो है ऑक्सो, मतलब कार्बन सिलेक्टेड हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है कार्बन नॉट सिलेक्टेड तो फॉर्माइल यूज होगा, और सफिक्स में अगर आ रहा है तो ये फिर AL यूज होगा, ठीक है। फिर आता है CO, तो इसका ऑक्सो यूज होगा और ओन, फिर OH हाइड्रोक्सी और ओल, फिर NH2 एमिनो और अमाइन, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। एक और चीज बता दूं मैं, यहां देखो आप जो वरीयता श्रेणी बनाई गई है, पहले सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप लिया गया है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर डबल बॉन्ड वाला CHO डबल बॉन्ड होता है CO में, फिर सिंगल बॉन्ड वाले लिए गए फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना कि पहले आप एसिड डेरिवेटिव और एसिड ले लो, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का, फिर इन, और फिर आइन। इस तरह से सफिक्स सिलेक्ट किए गए। ये जो है OR, X, NO2, ये सफिक्स, इनके सफिक्स नहीं होते बच्चों, ये केवल प्रीफिक्स में यूज होंगे। जैसे आप ईथर में चले जाए तो आप एल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, है ना, हेलो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, तो इनके हमें सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल प्रीफिक्स में होते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये आप समझ के सफिक्स क्रियात्मक समूह के और प्रीफिक्स। अब यहां पर एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो कोई फंक्शनल कंपाउंड, जैसे यहां मैं ऐसा लिख दूं और यहां डबल बॉन्ड लगा दूं और यहां OH लगा दूं, और मैं कहूं नामकरण कर, तो ध्यान रखें कि नंबरिंग जब होती है, ठीक है बच्चों, तो नंबरिंग का ऑर्डर है कि पहले प्राइमरी, सॉरी ये है, पहले आप क्या करोगे, सेकेंडरी सफिक्स लोगे, वहां मेन, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स का ऑर्डर, और फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट का। इसलिए नंबरिंग अगर हम यहां से करें तो 1 2 3 4 5 और 6, इसे इसका नाम लिखा जाएगा 6 हाइड्रोक्सी
अगर ऐसा है कि सेकेंड डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ध्यान रखना है नंबरिंग सेकेंडरी सफिक्स फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी मतलब इन और आइन होने पर फिर वरीयता दोगे सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता तो वरीयता में फिर पहले एक और OH की तरफ 2 हो जाता, तो इसका नाम हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर अगर हम साइक्लोहेक्स, फिर हम लिख देंगे 2 इन और यहां पर लिखेंगे 1 ओल, ये नाम होगा इसका। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो सीधा 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोन हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन करने में, नंबरिंग करने में। अब देखो यहां पर आ जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सा सफिक्स है, कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा वर्ड रूट है। अब मैं यहां पे स्पष्ट करता हूं कि हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण करें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों को एक साथ मैंने यहां ले लिया है। सबका कॉमन रूल है, बस वर्ड रूट जो सेकेंडरी सफिक्स है वो बदलेगा। तो देखो सबसे पहले है कि हम हाइड्रोकार्बन में उस लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें सभी प्रतिस्थापी उपस्थित हो। समझ गए ना कि आपको करना क्या है कि एक से ज्यादा लंबी श्रृंखलाएं मान लो आप सिलेक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बराबर कार्बन की हैं, तो आप उस श्रृंखला को महत्व दोगे जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी आ जाए। मतलब मैं ये कहूं कि जैसे यहां पर इस तरह से है कि यहां पर एक चेन है ऐसी, ठीक है, और एक ये है। अब मान लिया जाए कि यहां से सिलेक्शन करते हैं कुल कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आता है कि हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करें। ये भी 7 की है, ये भी, तो हमें ऐसे सिलेक्शन करना है चेन का। ये क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं एक प्रतिस्थापी आ रहा है, जबकि इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रतिस्थापी नहीं आएगा। तो ये क्या होगी बच्चों? मुख्य श्रृंखला, ठीक है, जिसे हम पैतृक श्रृंखला बोलते हैं। तो ये जो है ये और ये, यहां का और यहां का, तो ये क्या हो गए? प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला। जो भी ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है तो पार्श्व श्रृंखला हो गई। तो इस तरह से, तो इसका पूरा श्रृंखला का वर्ड रूट और सैचुरेशन देख के हमें वर्ड रूट और प्राइमरी क्या लगा देना है? सफिक्स। बाकी इनके प्रीफिक्स यूज होंगे। ये कहां जाएंगे बच्चों? प्रीफिक्स में। इस तरह से बात समझ गए ना कि 2 कार्बन श्रृंखलाएं बराबर लेंथ की मिल रही हैं, लेकिन एक में ज्यादा प्रतिस्थापी है, तो आप उस लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है श्रृंखला का अंकन। श्रृंखला का अंकन उस तरह से करते हैं जहां से समस्त प्रतिस्थापियों की उपस्थिति अंकों का निम्न समुच्चय प्राप्त होता है। मतलब ये होता है, निम्न समुच्चय का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो यहां 1 है और यहां से 2, 1 2 3 1 2 3 है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 3 4 4, ये सेट बन गया। और यहां से करेंगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3 3 4। तो देखो पहला तो बराबर अंक आ रहा है। तो आपको करना क्या है? श्रृंखला का अंकन। अगर आपको कहीं सस्पेंस लगता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है अंकन में, तो आपको करना क्या है? दोनों टर्मिनल से अंकन कर लो और समस्त प्रतिस्थापी जहां जहां है उनके उपस्थिति अंकों का एक समुच्चय, एक सेट बनाओ। जैसे मैंने इस तरफ से लिया तो ये बना 3 4 4 और इस तरफ से किया तो हो गया 3 3 4। ठीक है, ये सेट बनाना है और फिर एक एक अंक को कंपेयर करना है। जैसे पहले अंक इसका और पहला अंक इसका, तो ये तो हो गए बिल्कुल सेम। तो इससे हमें निर्धारण नहीं हो रहा है कि सही अंकन क्या है। फिर यहां आ रहा है 4 और यहां आ रहा है 3। तो ध्यान रखें कि 4 वाला जो समुच्चय में 4 अंक है वो बड़ा है और इसमें ये 3 छोटा है। तो पहला ही डिफरेंस मिल गया, आपको वहीं छोड़ देना है, आगे कोई कंपेयर नहीं करना। मतलब आपको श्रृंखला का अंकन दोनों सिरों से कर लेना है, फिर उनके उपस्थिति अंकों का समुच्चय बना लेना है। हर एक दोनों के अंकों को एक दूसरे से तुलना करनी है। जहां पर पहला डिफरेंस मिल जाए
तो जो पहले डिफरेंस मिलते ही जिसमें छोटा अंक आ जाए वही सही समुच्चय माना जाएगा। तो यही है बच्चों सही समुच्चय, और यही अंकन सही माना जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब चाहे एक प्रतिस्थापी हो, चाहे दो हो, चाहे 50 हो, बिल्कुल सिंपल सा है कि जब आप एल्केन का नामकरण करें तो दोनों सिरों से अंकन कर लें और दोनों के उपस्थिति अंकों के समुच्चय बना लें, फिर दोनों के एक एक अंक को क्रमशः कंपेयर करें और पहला डिफरेंस ऑब्जर्व करें। जहां पहला डिफरेंस आ जाए वहां पर जिस समुच्चय में छोटा अंक है वही सही माना जाएगा, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां 3 3 बराबर थे, यहां 4 और यहां 3 आ रहा है, तो ये सही समुच्चय हो गया। इसके बाद मान लिया जाए यहां 2 आ रहा है और यहां पर 4 आ रहा है, तो हम यही समुच्चय लेंगे। तो पहले डिफरेंस में निकलते ही जहां छोटा अंक आ जाए वही क्या माना जाएगा बच्चों, लोअर सेट ऑफ लोकेंट। यही है निम्न समुच्चय का सिद्धांत। मतलब है एक एक अंकों को आपको क्या कर देना है, तुलना करनी है। ठीक है, कि एक एक अंक की तुलना, या मैं ये लास्ट में भी लिख दूंगा, है ना। आप ये बात तो समझ ही गए कि दोनों तरफ से अंकन करके समुच्चय बनाए, हर एक अंक को तुलना करें। फिर अगर मान लो एल्कीन या एल्काइन में अंकन वहां से करते हैं जहां से युग्म बंध निकट हो, तो देखो अगर एल्कीन या एल्काइन आ गए तब तो ये आपको निम्न समुच्चय का भी ध्यान नहीं रखना, आपको अंकन वहां से कर देना है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो, सीधा सा। इसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कितने भी प्रतिस्थापी कहीं भी रहे आए, हम जानते हैं कि द्वितीयक अनुलग्न के बाद प्राथमिक अनुलग्न को ही वरीयता दी जाती है। समस्त प्रतिस्थापियों को उपस्थिति अंक सहित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो जितने भी प्रतिस्थापी हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहां लिखते हैं, ये भी लिख दूं मैं। कहां लिखेंगे बच्चों, वर्णमाला क्रम में। ठीक है, शब्द मूल जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, कि जितने भी प्रतिस्थापी हैं उनको आप वर्ड रूट के बाईं ओर उनकी उपस्थिति अंक सहित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दें। द्विबंध या त्रिकबंध एक साथ होने पर अंकन द्विबंध के सिरे से, ठीक है, करें। अगर समान दूरी पर है, मतलब अगर मान लो कोई श्रृंखला ऐसी आ गई आपको कि उसमें द्विबंध भी है और त्रिकबंध भी है, तो आपको क्या करना है, देखना है अगर द्विबंध और त्रिकबंध दोनों सिरों से बराबर डिस्टेंस रख रहे हैं तो फिर अंकन द्विबंध के सिरे से करोगे, और अगर मान लो अलग अलग स्थिति पे दिख रहे हैं तो जो भी बंध निकट हो वहां से करना है। कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे पड़ रही है और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे पड़ रही है, दो टर्मिनल से अगर आप अंकन कर रहे हैं तो हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से कर देंगे। लेकिन समान दूरी है दोनों टर्मिनल से, दोनों बंधों की दूरी एक बराबर आ रही है 2 और 2 पोजीशन में, तो आप द्विबंध को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वरीयता श्रेणी में द्विबंध पहले आता है, अल्फाबेटिकली भी पहले आ रहा है। वर्ड रूट के पश्चात पहले ईन तथा इसके पश्चात आयन लिखते हैं। अगर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए हैं तो वर्ड रूट के पश्चात आपको पहले ईन लिखना है विद लोकेंट, उसके बाद फिर आयन विद लोकेंट लिख देना है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको नामकरण के लिए यूज करना है नियम। देखो अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ये लिखा है 2 और यहां 3, तो मैंने अंकन यहां से किया है। अगर आप इसमें जाएं, ये गलत अंकन है। ठीक है, देखो क्यों गलत अंकन है कि यहां पर अगर हम यहां से करते हैं, ठीक है, मैं एक बार इसको सही लिख दूं कि यहां से करें तो 1 2 3 और ये 4। फिर से समझ लें कि यदि, ठीक है, एल्केन है बच्चों, एल्केन में अंकन आपको क्या करना है, अंकन दोनों सिरों से, ये रफ में कर लेना है ना, दोनों सिरों से करते हैं और उपस्थिति जो अंक आएंगे, उपस्थिति अंकों, ठीक है, का के सेट समुच्चय बनाने हैं, इसे बनाते हैं और दोनों
के अंकों की तुलना करते हैं तथा प्रथम डिफरेंस प्राप्त करते हैं जिसमें छोटा नंबर आ जाता है, ठीक है, वही सेट सही है, राइट है। तो देखो यहां से किया, मान लो आपने ऐसे, तो ये हो गया 2 2 और 3, और मान लो ऐसे किया तो जाएगा 2 3 3। तो ये तो पहला एक सा है, तो इसका तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब यहां पर आ गए तो यहां डिफरेंस दिख रहा है, पहला डिफरेंस मिल गया हमें। तो अब हम यहां डिफरेंस आ गया, तो ये वाला सेट क्या हो गया बच्चों, सही है। तो नंबरिंग हमारी यहां से होगी 1 2 3, तो हो गया नाम। तो अब अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 3, नहीं है, तो यहां लिख दिया हमने इसके 2 2 3। ओहो, ये हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है, एन लग गया। ठीक इसी तरह से यहां आ जाए, यहां पर देख रहे हैं और यहां पर आप इनके अंकन करके देख लो तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 2 आएगा, यहां पर एक 2 और फिर 3 आएगा। तो हम यहां से सही करेंगे, तो हमारे पास देखो 2 2 3 4 4 5, टोटल होगा 2 4, ठीक है। 2 2 3 3, देखो कहां कहां आ रहे हैं, 2 मिनट, 2 2 3 4 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्सा। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसको लिखेंगे हम हेक्सा, हेक्सा मिथाइल। और टोटल कार्बन है हमारे पास 6, तो हो जाएगा हेक्स, सैचुरेट है तो एन, ऐसा लिख देंगे। तो हो गया 2 2 3 4 4 5 हेक्सा मिथाइल हेक्सेन। हम इसमें आ जाए, चूंकि ये ईन है तो सीधा है, आपको कोई प्रतिस्थापी का ध्यान नहीं रखना। यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी आपने, तो ये इस तरह से देख रहे हैं यहां कि आपको 1 2 3 4, तो 4 4 डाई मिथाइल, फिर यहां पर आपके पास हो गए कार्बन 5, तो हो गया पेंट 1 ई, सही है ना। इस तरह से इसमें आ जाओ, ऐसे देखो बाबा, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है और इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं दोनों टर्मिनल से, दोनों बराबर दूरी में है, तो हम द्विबंध को प्रेफरेंस देंगे, तो हो जाएगा ब्यूट 1 ई और 3 आइन, ई हट जाएगा क्योंकि एक बार आइन आ रहा है, इस तरह से। ठीक इसी तरह यहां चले जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देख रहे हैं आप, और यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, तो डबल बॉन्ड टर्मिनल से दूसरे कार्बन पे आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग उस तरह से करते हैं जहां से कोई भी बंध नियरेस्ट है। तो नेम हो गया आपका 1 2 3 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, हैग्स 4 में ईन है और 1 में आइन लिखा जाएगा। अब यहां आ जाए, यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर आपने देखा कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दिख रही है, तो हम यहां से करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 7, तो हैप्ट 2 बार ईन आ रहा है इसलिए हैप्टा लगा दिया, 1 4 फिर डाई ईन, और 6 1 और 4 में डाई ईन है, 6 में आइन, ठीक है। ठीक इसी तरह यहां में देखें आप कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है आपके पास, तो कुल मिला के नंबरिंग कहां से कर दें हम, एक टर्मिनल से यहां से, और यहां से चाहे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने लिखा हैप, डाई आया है तो हैप्टा लग गया, 3 में आ रहा है ईन, और 1 6 में आ रहा है डाई आइन। अब यहां ले लें तो देखो बच्चों, अब यहां डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट बन जाने के कारण इसका जो प्रीफिक्स है, नेम है, वो होता है एथेनाइल। एल्काइन से ई हटा के और वाई एल लगा दिया गया, तो एथेनाइल, एथाइन का इथेनाइल, और एल्कीन है तो एल्कीनाइल हो जाता है। तो यहां पर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो यहां 3 पे तो 3 एथेनाइल हैप्टा, 2 बार डबल बॉन्ड है, और 1 6 डाई।
यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड एक, तो एक यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो 3 एथिनाइल, ठीक है, और हेक्सा 15 डाइईन, ये नेम हो गया। बात क्लियर है। और देखो अगर मान लो आपको ऐसा आ जाता है कि यहां पर मिथाइल है और यहां पर इथाइल है, यहां से 1 2 3 पे पड़ रहा है, यहां से 1 2 3 पर इथाइल है, तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। और हम लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल अल्फाबेटिकली जो है, टोटल हो जाएगा हेक्सेन, इस तरह से। तो एक से ज्यादा प्रकार के अल्काइल ग्रुप हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखना है आप, ठीक है। एक से समान अल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो उनकी संख्या लिख के संख्या अनुसार डाइट्राई लगा दो। तो ये है एल्कीन का आयुपेशी नामकरण। अब यदि मान लो पार्श्व श्रृंखला जटिल हो, मतलब ऐसे एल्केन लिए जाएं जिसमें पार्श्व श्रृंखला खुद ही शाखित हो और उन एल्काइल ग्रुप के आपको नाम नहीं मालूम, तो ध्यान रखें कि इनका आईयूपीएसी नेम, मतलब एल्काइल ग्रुप पार्श्व श्रृंखला जटिल हो तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं और इसका नाम कोष्टक में लिखते हैं तथा एल्काइल समूह के संपूर्ण नाम से वर्णमाला क्रम निर्धारित करते हैं। एल्किल समूह का सामान्य नाम भी प्रयुक्त हो सकता है। देखो कैसे, जैसे यहां चले जाए तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है और ये है टर्सरी ब्यूटाइल। तो इनके अगर कॉमन नेम आपको पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ये है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल और ये है टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल में टर्सरी अल्फाबेटिकल डिटर्मिनेशन में टी नहीं आएगा बल्कि बी आएगा, तो ये हो गया ब्यूटाइल से बी से माना जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल आई से माना जाएगा और ये मिथाइल। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हम नंबरिंग करें यहां से क्योंकि पार्श्व श्रृंखला नियरेस्ट है, तो हम लिखेंगे 6 टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बी से स्टार्ट इसलिए पहले लिख दिया गया। फिर आ जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल, फिर आपने लिखा 237 ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन 10 है तो हो गया डीकैन। और आईयूपीएसी नेम में देखो, मान लो आप एल्काइल ग्रुप का नाम ही नहीं पता, सिंपल नेम, तो आईयूपीएसी नेम कर दे। देखो एल्काइल ग्रुप का यहां बताया दे रहा हूं मैं कि आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि अगर आप एल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं तो क्या याद रखना है, तो ध्यान रखें कि जिस कार्बन में मुक्त संयोजकता है, ठीक है, संयोजकता है, या जो कार्बन, ठीक है बच्चों, जो कार्बन सीधे पैतृक श्रृंखला से जुड़ी है, श्रृंखला से जुड़ी है, उसे 1 अंक प्रदान करते हैं, मतलब वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी, 1 अंक प्रदान करते हैं और लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं तथा समस्त शेष शाखाओं को प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखकर, ठीक है, पैतृक श्रृंखला के संगत एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं कुछ का बता दूं, मान लो आपको इसका नेम लिखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये किसी थ्रू जुड़ा है, तो हम यहां से लेंगे 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है। ठीक इसी तरह से मान लो ऐसा लिखा है और ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है, तो यहां से 1 2 और ये हो गया 3, तो आप लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब मान लो ऐसा है ये, और ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है,
मतलब ये कार्बन तो यहाँ था, लेकिन ये नंबर 1 आ रहा है, तो 1 और ये क्या 2, तो हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, और 8,2 इथाइल इथाइल। मैंने यहां एक कार्बन माना और ये किसी के थ्रू जुड़ा है, तब ऐसे। तो अब देखो यहां पर आ जाए, अब मान लो आपको इनके आईयूपीएसी नेम, ये सिंपल नेम नहीं पता ये क्या है, तो आप इसको देखो, इसका नेम हो जाएगा क्या, 1 मिथाइल इथाइल। क्यों, क्योंकि ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, और ये मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये मुख्य श्रृंखला, इससे पहला डायरेक्ट कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसका पहला कार्बन ये है, तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, तो इसका तो नेम हो गया 1 मिथाइल इथाइल और इसका नेम हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो अब इनके अल्फाबेटिकल के डिटर्मिनेशन में ये जो पहला लेटर आ रहा है ये डिसाइड करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो ये डी से माना जाएगा, ये एम से। अब ये भी मिथाइल है, तो अब इसमें मिथाइल के बाद इथाइल आ रहा है, ये डायरेक्ट मिथाइल है। तो हमें क्या करना है, पहले लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट के बाहर वो अंक लिखें, उपस्थिति अंक ब्रैकेट के बाहर लिखें। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे इथाइल ग्रुप के, मतलब एल्काइल ग्रुप्स जो कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम के, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो ये अंक ऐसा लगेगा कि 611 दिख रहा है, तो ये अंक बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, इससे पता चल रहा है कि वो छठवें नंबर के कार्बन से जुड़ा है, कौन, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो देखो बच्चों यहां पर इसको क्यों लिया है मैंने 6 वाले को, क्योंकि डी से माना गया, तो डी पहले आ जाएगा, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। फिर आ गए यहां पर, फिर आ जाएगा 2, 3, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले मिथाइल ग्रुप आ गए, क्योंकि मिथाइल में केवल मिथाइल आया, तो 2, 3, 7 ट्राई मिथाइल। फिर हम आ जाएंगे 4 मिथाइल इथाइल, तो मिथाइल और इथाइल, और फिर टोटल कार्बन हो गया डीके, ठीक है। इस तरह से करते हैं। मान लो मैं यही कर रहा हूं, ऐसे ले ले, है ना, यहां 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 इस तरह से है, यहां तक चलेगा। तो अब हमें इसको तो नहीं ले सकते, ठीक है, इसमें कितनी चेन आ रही है देखो, और मान लो ये इतना ही तक है और ये इधर तक है, तो हम यहां से ले लें 1, 2, 3, 4, 5, और यहां लेते तो 3 आते, और यहां जाएंगे हम ऐसे, ठीक है। अब हमें ये ग्रुप है, एक ऐसा लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो नंबरिंग करनी है। तो देखो यहां 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहां पर भी 2 मिथाइल, यहां पे, यहां इथाइल है और यहां आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आई और ई में पहले क्या आएगा बच्चों, आई, और ई में इथाइल आएगा। तो यहां से नंबरिंग करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पहुंच गए। अब एक ये प्रतिस्थापी है, एक ये 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 है। अब आते हैं कि इसका नेम क्या है, तो इसका तो सिंपल नेम नहीं होता, तो हम यहां से 1, 2 और 3, तो हम लिखेंगे 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। तो ये टी से कंसीडर किया जाएगा। हमें इसका सिंपल नेम पता है, तो ये है क्या, आइसोप्रोपाइल, है ना। मैं आइसोप्रोपाइल भी यूज कर सकता हूं, या फिर मिथाइल और इथाइल, ये नेम हो जाएगा। यहां पर ये है टर्सरी ब्यूटाइल, या वही है 2, सॉरी ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल, और ये हो गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्या, मिथाइल। अब आप इसका नेम लिख दो, ब्रैकेट जो जहां है, देखो ये टी से माना जाएगा, तो ये तो सबसे लास्ट में गया, ये आई से माना जाएगा, ये बी से माना जाएगा, तो हम लिखेंगे 6, ये ई है और ये है बी, तो 6 टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसा लिखते। फिर आगे आ जाए, अब आपके पास ई आ रहा है और आई और एम, तो पहले आ जाएगा 4 इथाइल आ गया, फिर क्या आ जाएगा देखो, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, अब आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, तो जाएगा 7, फिर यहां पर क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल। फिर आ जाए, अब हमारे पास क्या बचा,
ठीक है, ये लास्ट में जाएगा बच्चों टी, तो मिथाइल ग्रुप आ गया 3388 3388। ठीक है, सिंपल एल्काइल ग्रुप के आगे डाइट्राइल लगा है तो वो कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ एल्काइल ग्रुप के कंप्लीट नेम से लिया जाएगा। तो यहां मिथाइल से लिया जाएगा 334 टेट्रा मिथाइल। देखो, अगर आपने किसी अल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम किया है तो उसके आगे टेट्रा डाई आए तो वो कंसीडर होगा, लेकिन कोई सिंपल अल्काइल ग्रुप है तो उसके नेम में नहीं आया बल्कि उसकी संख्या को बता रहा है, तो यहां पर टी से कंसीडर नहीं होगा, ये एम से। और फिर हम आ जाएंगे 5 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2233 टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल, और फिर हो गया हमारा क्या, डेकेन, जितने भी कार्बन है उसके अनुसार। तो इस तरह से अगर मान लो साइड में जटिल कॉम्प्लेक्स तरह की इस तरह के आ जाए तो फिर आप एल्काइल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम लिख के और फिर लिख सकते हैं, और अगर आपको उनके सिंपल नेम आइसो, नियो इस तरह से पता है तो उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी टर्सरी यूज नहीं होता है, नियो आइसो सेलेक्ट होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर आप साइट का उस श्रृंखला का, जटिल श्रृंखला का आपने आईयूपीएसी नाम लिख लिया है तो पूरे नेम का फर्स्ट लेटर लोगे, लेकिन सिंपल एल्काइल ग्रुप की केवल संख्या को व्यक्त करने की डाइट्राई आ रहा है तो वो नहीं लेते हैं, केवल एल्काइल ग्रुप के नेम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो ये कुल मिला के ये हो गए हमारे एल्कीन, एल्काइन, इस तरह से आईयूपीएसी नेम। बात समझ गए अच्छी तरह से, एल्कीन में कैसे करना है, एल्काइंस में कैसे करना है। तो यहां तक था। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या लेंगे बच्चों, फंक्शनल कंपाउंड्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।